हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक कुमार गवर्नमेंट आईटीआई फॉर वुमेन करनाल से आईटीआई में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट में मॉड्यूल नंबर 5 करेंगे। इस वीडियो में हम मॉड्यूल नंबर 5 और हमारा जो चैप्टर है वो है बच्चों इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी होती क्या है? एक्चुअली ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या होता है, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल with the help of which it regains its original shape and size after the removal of deformation force। यानी कि ये वो यांत्रिक गुण है, ये वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से या जिसकी वजह से जब हम किसी पदार्थ को डिफॉर्म कर देते हैं। डिफॉर्म समझते हो? मतलब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई जॉब है, किसी भी मेटल की है, यदि हम उसको उसकी शेप और साइज दोनों से विचलित कर देते हैं फोर्स लगा के, मतलब डिफॉर्म कर देते हैं, और वो डिफॉर्मेशन फोर्स जब हटा लेते हैं, अगर वो उसकी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है तो वो प्रॉपर्टी हमारी इलास्टिसिटी कहलाती है। जैसे सपोज करो हमारे पास कोई रबड़ बैंड है, जब उस रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, देखो पहले वो उसके ओरिजिनल साइज में था। सपोज करो पहले था हमारा वो 0.5 मीटर था, हमने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद उसको हमने छोड़ दिया, मतलब जैसे ही हमने स्ट्रेच किया उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ गई। डिफॉर्मेशन शब्द का मतलब है चेंजिंग आना। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज इन शेप एंड साइज, यानी कि शेप और साइज में चेंज आना। उसके अंदर क्या आ गई? डिफॉर्मेशन आ गई। अब वो जो फोर्स था, वो मेरा बल था जो उसमें डिफॉर्मेशन लेके आया था उस रबड़ में, वो था मेरा डिफॉर्मेशन फोर्स। अगर मैं उस बल को हटा देता हूं और वो वस्तु अपनी एक्चुअल या पुरानी वाली स्थिति में, वास्तविक स्थिति में पहुंच जाती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर वो नहीं पहुंचती, वैसी की वैसी रह जाती है जैसा हमने उसको खींचा था, वो प्रॉपर्टी कहलाती है प्लास्टिसिटी। ठीक है बच्चों? अच्छा, इलास्टिसिटी में एक ऐसी लिमिट होती है बियॉन्ड विच इफ वी विल ट्राई टू एलोंगेट इट, इट विल डैमेज और ब्रेक। मतलब अगर हम एक लिमिट के बाद उसको ज्यादा खींचेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लिमिट है जिस लिमिट तक वो दोबारा ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकता है, अगर हम उसको ज्यादा खींचते हैं और वो टूट जाता है, तो वो जो लिमिट होती है हमारी, जिसके बाद वो फेलियर हो जाता है, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। उसको कहते हैं बच्चों इलास्टिक लिमिट। ठीक है? तो आज का हमारा ये चैप्टर है इलास्टिसिटी। इंजीनियरिंग व्यवसाय में पढ़ रहे द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों और छात्राओं के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों? तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी ऑप्शन होंगे उसमें, या किसी क्वेश्चन से संबंधित और ज्यादा कंसेप्ट होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करके ये जितनी भी मेरे पास पीडीएफ क्वेश्चन की सीरीज है सेकंड ईयर की मैथ की, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। 148 में क्या है? विच इज इलास्टिक मटेरियल, मतलब इसमें यह पूछा गया है कि इनमें इलास्टिक मटेरियल कौन सा है। नायलॉन हमारा इलास्टिक मटेरियल है।
क्वेश्चन नंबर 149, विच इज द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। इसको हम विनाइल पॉलीमर भी कह देते हैं, पीवीसी भी बोल देते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं? जिनको हम गर्म करते हैं तो नरम हो जाते हैं वो, यानी कि हम गर्म करते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, और जब उनको ठंडा करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पाइप वगैरह हमारे बनते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए। 150 में क्या है बच्चों? 150 में एक जनरली हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कितनी होगी स्ट्रेच ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज अलाउेबल फॉर इलास्टिक मटेरियल। मतलब कोई भी हमारे पास यदि इलास्टिक मटेरियल हो, उसको हम कितने परसेंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं? मैक्सिमम 300%। कितने बच्चों? 300% तक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस। देखो, ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेस, और एक टॉपिक है बच्चों स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब रहेगा हमारा, हिंदी में कहेंगे इसको प्रतिबल, और ये रहेगी हमारी विकृति। ठीक है बच्चों, ये रहेगी हमारी विकृति। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो, एवरी बॉडी कंसिस्ट इन दिस यूनिवर्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल। प्रत्येक वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है बच्चों। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जो है वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। इनको हम ग्रेन भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में जितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है उतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है। अब ये बॉडी है मेरी, ये मैंने इसके छोटे छोटे पार्टिकल आपको वैसे दिखा दिए हैं, वैसे नंगी आंखों से हम इनको नहीं देख सकते। अब मैं कुछ इस शेप का लोड जो है, फोर्स इसके ऊपर लगाता हूं बच्चों। ठीक है, जब मैंने ये फोर्स लगाया, एक बल लगाया, एक लोड इसके ऊपर लगाया, तो क्या होगा? एक टाइम के लिए ये सभी पार्टिकल यहां पे इकट्ठा हो जाएंगे। जितने भी ये पार्टिकल थे ना, कहने का मतलब ये बॉडी हमारी डिफॉर्म्ड हो जाएगी, मींस इसके शेप और साइज में फर्क आ जाएगा। और शेप और साइज में फर्क आना क्या कहलाता है? डिफॉर्मेशन। तो यदि ये फोर्स हटाने से वो वास्तविक स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको हम कहेंगे इलास्टिसिटी, उस प्रॉपर्टी को। मतलब ये 100% इलास्टिक है, ये कहेंगे अगर ये अपनी पहले वाली शेप और साइज में पहुंच जाता है इस फोर्स को हटाने के बाद। एक तो ये बात बच्चों इलास्टिसिटी की। सेकंड, मैंने इसमें ये लोड लगाया है इस शेप का, ये मेरी शेप है इस लोड की, ये मेरा जो बल है। तो ऐसा करने से सबसे पहले तो जितने भी पार्टिकल है वो इस लोड के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन जो न्यूटन का थर्ड लॉ है मोशन का, गति का जो तीसरा नियम है न्यूटन का, वो हमें ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर हम किसी भी पदार्थ पे कोई अभिक्रिया करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, हमें उसकी प्रतिक्रिया मिलती है। पहले जो हमारे मॉड्यूल से हमने कराए थे उनमें मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक एग्जांपल देके, एक बॉल आप दीवार पे फेंक के मारो वापस आएगी, उसको और ज्यादा आप बल लगा के फेंक के मारोगे वो और ज्यादा स्पीड से हमारी तरफ आएगी। इसका मतलब वो बॉल जितना एक्शन उस दीवार पे करती है वो दीवार भी उतना ही रिएक्शन उसके ऊपर करती है। तो ऐसे ही एक बार तो ये पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर स्मॉल मोमेंट, मूवमेंट के बाद, थोड़ी सी मूवमेंट के बाद ये पार्टिकल उसका विरोध करेंगे। क्या पैदा करेंगे? रेजिस्टेंस पैदा करेंगे उस लोड के प्रति। प्रतिरोध कह सकते हैं इसको, हम रेजिस्टेंस को विरोध भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये सारे पार्टिकल उस लोड के प्रति उसका विरोध करेंगे। तो ऐसा करने से उस बॉडी के अंदर एक तनाव जैसी स्थिति बन जाती है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है बच्चों,
तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी सही मायने में देखें, स्ट्रेस को हम मोस्टली सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा कहते हैं बच्चों इसको। स्ट्रेस हमारी होती क्या है भाई, कितना रेजिस्टेंस लगाया उस बॉडी के पार्टिकल्स ने, और देखो जो ऊपर से लोड लगा हुआ था और जो नीचे से रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो इक्वल वैल्यू में, क्वांटिटी में इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन क्वांटिटी में तो इक्वल है। वैसे स्ट्रेस क्या है मेरी कि वो उन पार्टिकल्स ने कितना विरोध लगाया उस क्षेत्रफल के विरुद्ध, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस को हम लोड भी कह सकते हैं, इसलिए स्ट्रेस की डेफिनेशन बनती है लोड पर यूनिट एरिया। लोड को हम डिनोट करते हैं पी से, लोड को हम प्रदर्शित करते हैं पी से। तो बच्चों स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है हमारा वो रहेगा लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये तो थी स्ट्रेस। लेकिन आप लोगों ने एक बात को नोटिस किया होगा, जब हमने उस बॉडी के ऊपर लोड लगाया है तो सबसे पहले उस बॉडी की शेप और साइज चेंज हुआ है। इसका मतलब पहले उसके अंदर विकृति आई है। पहले उसके अंदर क्या आया है, पहले उसके अंदर आया है बच्चों स्ट्रेन, और स्ट्रेन के बाद फिर उसके अंदर क्या आया बच्चों, स्ट्रेस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्ट्रेन के ऊपर। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए हमारे बहुत सारे साइंटिस्टों ने वर्क किया और लास्ट में एक हुक लॉ हमारे सामने आया, हुक का नियम आया, जिसमें हमें यह कहा गया कि जो स्ट्रेस होता है वो अनुकर्मानुपाती होता है स्ट्रेन के, यानी कि जो हमारा प्रतिबल होता है वो अनुकर्मानुपाती होता है विकृति के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मीनिंग बच्चों आप भली भांति जानते हो, अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन कम होगा तो स्ट्रेस भी कम होगा। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा उसकी शेप और साइज चेंज होगी, जितना ज्यादा हम पार्टिकल पे एक्शन करेंगे, पार्टिकल उतना ही रिएक्शन करेंगे, मीन्स उतनी ही स्ट्रेस हो। ठीक है बच्चों, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस बता दिया आपको, अब स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन का वैसे जो स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है वो हम लिखते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे हम जब किसी वस्तु पे कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बल लगाते हैं बच्चों, तो बल लगाने से सपोज करो हमारे पास कोई वायर है, वो उस वायर की लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, उस वायर की लंबाई कितनी है, 1 मीटर। मैंने उसको खींच लिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया उस पर, उसकी लेंथ जो है 0.2 मीटर बढ़ जाती है। तो चेंज कितना आया, 0.2 मीटर का, और ओरिजिनल कितनी थी हमारी 1 मीटर। इसको हम कहेंगे विकृति। और देखो मीटर से मीटर कैंसल, इसका मतलब जो स्ट्रेन जो हमारी क्वांटिटी होती है उसकी कोई इकाई नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा स्ट्रेन और ये था हमारा स्ट्रेस। तो उसके बाद इनके अलग अलग टाइप्स भी होती है बच्चों, अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होते हैं, अलग अलग प्रकार भी होते हैं। वो सभी अलग अलग प्रकार के लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करें। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा हम उस टॉपिक पे चलते हैं कि मैंने अभी बताया था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जो हमारी विकृति होती है, जो हमारी स्ट्रेस होती है बच्चों, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। मतलब स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगी। प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि स्ट्रेन के ऊपर स्ट्रेस डिपेंड करती है। इस बात का मतलब क्या है, अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, स्ट्रेन कम होगा तो स्ट्रेस भी कम होगा। और इस अनुकर्मानुपाती साइन को हटाने के लिए हमें पता है बराबर का निशान लगाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है बच्चों, एक कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं बच्चों इसको? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू सभी मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं? अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 पे। ये थोड़ा मैं इसका जो बेसिक है इस चैप्टर का वो आपको साथ के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस चैप्टर से संबंधित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 151? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन? मैं बच्चों पहले बता चुका हूं, अभी बताया था। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है? स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, वो भी मैं बता चुका हूं। ठीक है बच्चों। चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, वैसे तो स्ट्रेन है भाई, जब कोई भी डायमेंशन चेंज होगी और उसको हम उसकी वास्तविक विमा से भाग दे देते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। लेकिन वो बात कर रहे हैं वहां पे लेंथ की, तो इस केस में हमारी वो किस तरह की स्ट्रेन होगी? वो होगी जी लीनियर स्ट्रेन। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 देखिए। क्वेश्चन नंबर 154 में क्या है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? इसको बच्चों हम कहते हैं पॉइजन रेशियो। मैं थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर देता हूं कि लेटरल क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वस्तु है। ठीक है, इस पे मैंने लगा दिया टेंसाइल फोर्स। किस तरह का फोर्स लगा दिया मैंने इस पे? टेंसाइल फोर्स। तनन बल कहेंगे हिंदी में, तनन बल। तो क्या होगा? ये फोर्स लगाने की वजह से इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वो डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का नेचर क्या है। ठीक है बच्चों। अब जो वो लेंथ बढ़ रही है वो बढ़ रही है उसके एक्सिस के साथ साथ। तो जब कोई भी चीज किसी एक्सिस के साथ साथ होती है उसको तो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है बच्चों। लेकिन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है, यानी कि एक्सिस के लंबवत होती है, वो होती है लेटरल। हमने ये तो बात यहां से नोट कर ली कि उसकी लेंथ जो है एल थी और कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया जी इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ कितनी बढ़ी दोनों साइड से? डेल्टा एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एल। लेकिन देखो यहां पे इसका डायामीटर भी तो कम हुआ है, डायामीटर भी तो कम हुआ है। पहले इसका ओरिजिनल डायामीटर था सपोज करो डी, और कितना कम हुआ? डेल्टा डी। तो जब एक्सिस के 90 डिग्री के कोण पे कोई चेंज आता है उसको हम कहते हैं लेटरल। तो लेटरल क्या है? डिक्रीज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। ठीक है बच्चों। और इन दोनों का रेशो, यानी कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का रेशो जो है वो क्या होता है? पॉइजन रेशो होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए। हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं चेंज इन लेंथ के लिए? हम चेंज इन लेंथ के लिए यूज करते हैं डेल्टा। ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे हैं। ध्यान से देखना है वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 156। विच वन इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस? स्ट्रेस की डेफिनेशन आपको बताई थी, लोड एंड एरिया, यानी कि लोड पर यूनिट एरिया जो है क्या होती है? हमारी स्ट्रेस होती है। लोड को हम मापते हैं न्यूटन में, एरिया को हम मापते हैं मिलीमीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, उसको किलो न्यूटन में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रेस की जो हमारी जनरली जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। विच फोर्स एक्ट ऑन ए रिविट? रिविट आप लोगों ने देखी होगी,
सुना भी होगा। देखो हमारे पास दो तरह के जॉइंट होते हैं मैकेनिकली, एक होते हैं टेम्परेरी, एक होते हैं परमानेंट। टेम्परेरी जॉइंट कौन से होते हैं? मतलब वो जॉइंट जिनको हम डिसमेंटल कर सकते हैं आसानी से, और डिसमेंटल करते समय हमारी जो पेरेंट जो जॉब होगी, पेरेंट जो मटेरियल होगा, उस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे सपोज करो मेरी कोई दो प्लेट है, उन प्लेट को मैंने ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के और उनमें से आर पार थ्रो एंड थ्रो होल बना के एक नट बोल्ट डाल के अगर उसको टाइट कर दूंगा, तो मैं वो नट बोल्ट कभी भी खोल सकता हूँ, उससे हमारी जॉब डैमेज नहीं होगी। वो तो टेम्परेरी है। लेकिन परमानेंट क्या है? मैं इन दो प्लेट्स को ऐसे रख के वेल्डिंग कर देता हूँ। अगर मैं उस जॉइंट को हटाना चाहता हूँ तो मैं जब उस वेल्डिंग को तोड़ूंगा तो मेरी जॉब डैमेज होगी। वो परमानेंट है। ऐसे ही रिविट का जो जॉइंट है वो भी क्या होता है हमारे लिए? परमानेंट ही होता है बच्चों। ठीक है। रिविट में हम क्या करते हैं, ये जैसे मेरी कोई दो प्लेट है, इन प्लेट को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ से ये रिविट रख के नीचे चोट मार दी, वो हेड बन जाता है बच्चों। मतलब मुझे रिविट को तोड़ना पड़ेगा, जब रिविट को मैं तोड़ूंगा तो हो सकता है मेरी जॉब भी डैमेज होगी। ठीक है। तो रिविट जो होती है उन पे देखो, ये प्लेट है अभी, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पे, तो इस तरह का जो फोर्स होता है वो होता है हमारा शियर फोर्स। तो इसका मतलब रिविट पे जो फोर्स होता है हमारा कौन सा होता है? शियर फोर्स होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 158, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, बता चुका हूं कैसी स्ट्रेस होती है हमारी, वो शियर स्ट्रेस होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 159, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? बल्क मॉडुलस के लिए आपको देखो मैंने सिर्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताया बच्चों। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारी कई प्रकार की होती है। अगर मैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करूं तो उसमें होती है टेंसाइल स्ट्रेस, और बटे में हम लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है बच्चों। ये कैसे हुआ? हुक्स लॉ में क्या बताया था कि स्ट्रेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। वहां पे मैंने कांस्टेंट लगाया था उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के। ये कांस्टेंट आपको बताया भी था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मैं स्ट्रेन को यहाँ स्ट्रेस के बटे में ले आता हूँ। इसका मतलब मेरा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। देखो अगर हम लोड लगा रहे हैं टेंसाइल, टेंसाइल का मतलब बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो टेंसाइल ही स्ट्रेस होगी और टेंसाइल ही स्ट्रेन होगा अगर हम लोड लगा रहे हैं टेंसाइल। ठीक है बच्चों। अगर हम लोड लगा रहे हैं कंप्रेसिव, कंप्रेसिव समझते हो, संपीड़न कर रहे हैं मतलब उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसका साइज क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे केस में भी जो हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन होगी वो होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो जब हम टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड की बात करते हैं तो उस टाइम हमारी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बच्चों, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और उसको हमेशा ई से दिखाते हैं। ठीक है जी, उसको दिखाते हैं हमेशा ई से। लेकिन अगर वो बल्क मॉडुलस पूछ रहा है तो बल्क मॉडुलस जो है हमारा वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तो एक 2D में था। अगर हम 3D में कोई ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे और वहां पे हम ऐसा परिणाम देखते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें देखने को मिलेगा, और उसको हम कहेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, विच लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के? ये कौन से लॉ ने कहा था? आपको पहले बताया था हुक्स लॉ ने। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 161, ये यहाँ पे एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रखा है। ठीक है, क्या बना रखा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। यहाँ पे सी पॉइंट पूछा है। देखो क्या होता है, इस ए पॉइंट तक तो प्रोपोर्शनलिटी का काम होता है, उसके बाद यहां तक इलास्टिक लिमिट काम करती है बच्चों।
इस बी पॉइंट तक क्या काम करती है, इलास्टिक लिमिट काम करती है, लेकिन उसके बाद वो प्लास्टिक स्टेज में आ जाता है। इसको कहते हैं, यहां तक यील्डिंग होते है, ये यील्डिंग, ठीक है। एक अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक होता है लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद वो एलोंगेशन उसकी बढ़ जाती है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ने लग जाती है। एक डी पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अल्टीमेट पॉइंट, यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस है। यहाँ पे अल्टीमेट का हम दूसरा नाम मैक्सिमम भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम है, इसके बाद यदि आप किसी जॉब को खींचोगे, वो जो ये पॉइंट है, ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है, वो फेल हो जाए। मान लो हमारे पास कोई जॉब थी, उसको हमने स्ट्रेच किया, यहां तक तो उस पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी काम कर रही है, यहां तक वो इलास्टिक लिमिट तक काम करे, उसके बाद वो प्लास्टिक जोन में आएगा, यील्डिंग पॉइंट आएगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि सी पॉइंट कैसा है, सी हमारा यील्डिंग पॉइंट है। ठीक है बच्चों, बी पॉइंट पूछा है, वो हमारी कैसी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट है। उसको करते करते जब खींचते जाएंगे, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वहां पे अल्टीमेट पॉइंट आ जाएगा, वो उससे और ज्यादा यदि हमने फोर्स लगाई तो वो टूट जाएगा। इसको कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 162। What is the term used for maximum stress attained by the material before rupture? मतलब टूटने से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस आती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस। अभी बताया था आप लोगों को। रेशो क्या है अल्टीमेट स्ट्रेस में और वर्किंग स्ट्रेस में, उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एफओएस। देखो, एक तो होती है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब इतनी स्ट्रेस आ चुकी है उस बॉडी में, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इस पे फोर्स लगा दिया, वो टूट जाएगी। एक होती है वर्किंग, मतलब एक ऐसी लिमिट जहां तक हम इजीली वर्क कर सकते हैं उस जॉब के साथ। तो उन दोनों का जो अनुपात होता है, उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, 164 में क्या है बच्चों, रेशो बताना है अल्टीमेट लोड टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन। तो वो देखो, लोड अपॉन एरिया क्या होता है, लोड अपॉन एरिया हमेशा स्ट्रेस होता है, लेकिन वो अगर अल्टीमेट की बात कर रहा है तो कौन सी स्ट्रेस होगी, अल्टीमेट स्ट्रेस होगी। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कि बी पॉइंट किसको डिनोट करेगा, देख लेते हैं एक बार। बी पॉइंट हमारा डिनोट करता है किसको, इलास्टिक लिमिट को। ठीक है बच्चों, बी पॉइंट जो है मेरा, वो किसको डिनोट करेगा, इलास्टिक लिमिट को डिनोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 166। अब इसने यहाँ पे क्या पूछा है, 166 में इसने पूछा है रेशो क्या होगा शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, वो होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपको बता चुका हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई प्रकार की है। अगर टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेगा तो यंग्स मॉडुलस, अगर वॉल्यूम की बात करेगा तो बल्क मॉडुलस, अगर वो शियर लोड की बात करेगा, कर्तन बल की बात करेगा। कर्तन बल क्या होता है, जो किसी भी सरफेस पे लगता है, जैसे जब हम कपड़े निचोड़ते हैं तो वो शियर फोर्स ही होता है। हम नट बोल्ट टाइट करते हैं, वो शियर फोर्स ही होता है। पेज फाड़ते हैं, वो शियर फोर्स ही होता है। तो शियर, देखो ये तो हमें पता है कि स्ट्रेस बटे स्ट्रेन हमेशा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, लेकिन अगर शियर की बात कर दी तो वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशो बताना है स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रेशो होता है, बता चुके हैं हम पहले, क्या होता है बच्चों, यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है, अगर वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखता, वो भी हमारा आंसर होता। अब क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, ये पूछ रहे हैं कि क्रैंक शाफ्ट पे कौन सी स्ट्रेस होती है, टॉर्जनल होती है बच्चों। ठीक है, वो कपड़े निचोड़ने वाला एग्जाम्पल भी यहाँ पे कामयाब हो सकता है। मतलब कपड़े निचोड़ते समय हम फोर्स तो वहां पे कौन सा लगा रहे हैं, शियर, लेकिन उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रही है, वो कौन सी स्ट्रेस आ रही है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेस भी उसको हम कह सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है, मेलामाइन रेजिन्स होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी होती है, मतलब ये वो प्लास्टिक होती है जिसको हम गर्म करते हैं ना, गर्म करने पे ये और ज्यादा हार्ड होती है। थर्मोप्लास्टिक क्या थी, गर्म करेंगे तो वो हमारी जो मटेरियल है, जो प्लास्टिक का, सॉफ्ट बनेगी, ठंडा रखेंगे तो हार्ड बनेगी। लेकिन इसमें उल्टा है बच्चों, अगर इसको हम गर्म करेंगे ना तो ये और ज्यादा हार्ड होगी। इसका एग्जांपल आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 170, अब यहाँ से ये कुछ न्यूमेरिकल भी स्टार्ट होंगे आपके। 170 में क्या है बच्चों, ये पूछा है हमसे, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड
टू पंच अ होल, मतलब कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमारे पास एक प्लेट है बच्चों, उस प्लेट की जो थिकनेस है, उस प्लेट की थिकनेस है हमारी 1 mm। प्लेट की थिकनेस कितनी है, 1 mm है। उसमें हमें एक 10 mm डायमीटर का एक होल करना है, ठीक है जी। और उसकी जो अलाउेबल शियर स्ट्रेस है वो इतनी दे रखी है, और पाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है बच्चों, पहले तो हम इसकी परिधि निकाल लेते हैं इस होल की। परिधि यानी कि सर्क्यूमफरेंस। सर्क्यूमफरेंस क्या होती है हमारी, पाई डी होती है। पाई कितना है, 22/7, और डी की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो इसका मतलब 220/7। अब जो जिस मतलब जो हमारा एरिया है जिस पे हमारी स्ट्रेस आनी है, वो एरिया कितना बनेगा टोटल। देखो जितनी उसकी परिधि है यानी कि 220/7, और जितनी उस प्लेट की मोटाई है, जितने में मतलब उस होल को हमें करना है, तो वो भी कितनी आई, 220/7। अब देखो स्ट्रेस हमें दे रखी है, हमने फोर्स बतानी है। आप लोगों को बता चुका हूं स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस कितनी है बच्चों, 50। लोड हमने फोर्स हमने निकालना है, एरिया हमारा कितना है, 220/7। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात। जब इसको आर पार गुना करेंगे तो ये 50 गुना 220/7, जब इसको आप हल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1571.4 मीटर। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 170। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 171। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल ही हैं। व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस बतानी है। इफ अ स्क्वेयर रोड है, 10 mm उसकी साइड है, उसको हमने टेंसाइल लोड पे टेस्ट करना है, और लोड कितना है, 1 किलोग्राम। मैं आपको डायग्राम बना के इसको समझा देता हूं बच्चों। ये हमारे पास एक स्क्वेयर रोड है जिसकी साइड कितनी है, 10 mm। कितनी है ये, 10 mm। ठीक है जी, इस पे हमने टेंसाइल लोड लगाना है, और जो वो टेंसाइल लोड लगाना है वो कितना, कितने किलोग्राम का है, 1000 किलोग्राम का। तो हमें स्ट्रेस बतानी है। देखो बच्चों, जो स्ट्रेस जो होती है वो होता है लोड बटे एरिया। लोड तो है 1000 किलोग्राम, और इसका जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, ये एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि 10 × 10। तो यहाँ पे हमारा दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसल, और जो स्ट्रेस है वो कितनी आ जाएगी, 10 किलोग्राम/मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन बतानी है। क्या बतानी है, टेंसाइल स्ट्रेन। इफ अ फोर्स ऑफ, फोर्स कितना लगा रखा है, 3.2 किलो न्यूटन का। एक बार है हमारी, बार का मतलब एक रोड भी हो सकती है, एक टाई भी हो सकती है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ तो है 250 mm। और जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ कितनी बढ़ जाती है, 0.5 mm की। मतलब इस तरह लगा लो, ये रोड थी मेरी, इसकी ओरिजिनल जो लेंथ थी वो थी 2800 mm। ठीक है बच्चों, और जब इस पे हमने फोर्स लगाया, इसकी लेंथ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है, 0.5 mm। यानी कि डेल्टा एल कितना आ गया, 0.5। बताना क्या है, स्ट्रेन। लोड का कोई चक्कर नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ स्ट्रेन ही बताना है ना। तो स्ट्रेन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ कितनी चेंज हुई है, 0.5, और ओरिजिनल कितनी थी बच्चों, 2800। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.0001786। और आपको पता है स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 173। 173 में क्या है, हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन आयरन रोड। एक आयरन की रोड है, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, एलोंगेट बाय 1 सेंटीमीटर। वो 1 सेंटीमीटर जो है बढ़ जाती है, मतलब एक लोहे की रोड है, जब उस पे हम, इसकी जो ओरिजिनल लंबाई है वो है 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। जब इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि चेंज इन लेंथ कितना आया, 1 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ कितना था, 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों उसकी हमें स्ट्रेन निकालनी है। स्ट्रेन मैं पहले भी बता चुका हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो लेंथ जो चेंज हुई है वो 1 है, और ओरिजिनल है 100, तो आंसर कितना आएगा, 0.01 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174 देखिए। क्वेश्चन नंबर 174 में क्या है, यंग्स मॉडुलस बताना है, यानी कि ई की वैल्यू निकालनी है, जो आपको बताया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस बराबर है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ये मैं आपको बता चुका हूं चला के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हमने वही निकालना है वायर का। वायर की लंबाई है 2 मीटर, यानी कि उसकी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उसकी ओरिजिनल जो लंबाई है कितनी है, 2 मीटर। उसको आप मिलीमीटर में चेंज कर लो, यानी कि 2000 मिलीमीटर। और 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर, ये मिलीमीटर स्क्वायर है बच्चों, गलती से लिखा हुआ है 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसका एरिया कितना है वायर का, 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1.6 मिलीमीटर, यानी कि जो उसकी लेंथ है वो कितनी बढ़ जाती है, 1.6 mm ऑन सस्पेंशन ऑफ 8 kg वेट, यानी कि हमें पी कितना दे रखा है वहां पे, 8 किलोग्राम। मतलब ये किस तरह का क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारे पास एक वायर थी, इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है। इस पे मैंने यहाँ पे एक वेट लटका दिया, वो वेट कितना है, 8 किलोग्राम। ऐसा करने से उसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाती है, वो 1.6 है। इस वायर का एरिया हमें दे रखा है 0.8। हमें क्या बताना है, यंग्स मॉडुलस बताना है। ठीक है बच्चों, देखो यहां से यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सभी को। स्ट्रेस क्या होती है, लोड बटे एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो ऊपर आ जाएगा एल। बस अब डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। लोड कितना है हमारा, लोड देखो 8 किलोग्राम। लोड कितना है बच्चों, 8 किलोग्राम। उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2000। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल है जी 0.8, मतलब पहले मैंने उसको मीटर को मिलीमीटर में कर दिया था पहले, ठीक है ना। और अब क्या बचा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी है, 1.6। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12,500 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 175। दो ही क्वेश्चन बचे हैं इस वीडियो में हमारे। 175 क्या है, सेफ स्ट्रेस बतानी है। अल्टीमेट स्ट्रेस दे दी 35 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया 5। तो बच्चों आपको मैंने स्टार्टिंग में या बीच में वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बटे में वर्किंग स्ट्रेस। उस वर्किंग को हम सेफ स्ट्रेस भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, वर्किंग को हम सेफ स्ट्रेस भी बोल देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कितना दे रखा है, 5। अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है मेरा, 35। मुझे सेफ स्ट्रेस बताना है, तो मेरा जो सेफ स्ट्रेस है जब मैं आर पार गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 बटे में आ जाएगा, तो 5 सटे 35। ठीक है बच्चों, अब ये पूछ रखा है कि ये स्ट्रेस कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये किस तरह की स्ट्रेस है। तो देखो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेस होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज हमने जो मॉड्यूल किया है इलास्टिसिटी का, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी थ्योरी में गहनता से जाने की कोशिश करोगे। ठीक है बच्चों, और मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो को जब आप यूट्यूब पे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो लिंक आप क्लिक करके ये जितने भी क्वेश्चन की PDF फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।